नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दियों के इस त्योहार को अच्छे से मना लिए होंगे। साथ ही साथ अब यूपी पीजीटी के प्रिपरेशन पर अपना ध्यान लगा दिए होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आप सभी के लिए सॉल्व पेपर सीरीज प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में आज मंगलवार को 5वां भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको यहाँ यह भी बताते चले कि यूपी पीजीटी 2013 के पेपर को 2 बार आयोजित किया गया था। पहला पेपर निरस्त करने के बाद पुनः परीक्षा कराई गई थी, तो पुनः परीक्षा वाला पेपर आपको पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया गया था। इस बार 2013 के ही उस प्रश्न पत्र को हल कराया जा रहा है जो फरवरी मंथ में पहली बार आयोजित किया गया था और जिसे निरस्त कर दिया गया था। कम से कम हमें एक प्रकार से प्रश्नों का कलेक्शन भी हो जाएगा और हमें आइडियाज लग जाएंगे कि 2013 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ उन पेपर्स के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आपको आंसर की भी मिल जाएगी उसके साथ। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए, वीडियोस देखिए, पीडीएफ अपना कलेक्शन एक साथ करिए। आगे की रणनीति धीरे धीरे आपको बताई जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि केवल सॉल्व पेपर ही कराया जाएगा। अभी इस महीने आपको पेपर सॉल्व कराने के पीछे मकसद ये है कि आपको कम से कम सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर का नेचर आपको अवगत करा दिया जाए कि आपको अपनी तैयारी किस लेवल पर शुरू करनी है। तो 2011 तक के प्रश्न पत्र अभी हल कराए जाएंगे मंगलवार और शुक्रवार को। तो अभी आप 2013 के बाद आप 2011 वाला ही प्रश्न पत्र हल करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति हम और तय करेंगे। पहले आप पेपर का नेचर और अपना तैयारी प्रिपरेशन का लेवल समझ लें। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए चलिए देखते हैं कि आज पहला प्रश्न कौन सा है हमारे सामने। देखिए, 2013 का पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी ह्यूम के प्रयासों से, उसी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास में कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भी इसी अधिवेशन में लिया गया था। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू के तरफ से यह नारा दिया गया था। और कहाँ दिया गया था? तो लाहौर के अधिवेशन में दिया गया था 1929 ईस्वी में। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था? तो आजीविकों को गुफा दान करने का यह कार्य किया था अशोक के पुत्र दशरथ ने। वहां इन पहाड़ियों की गुफाओं में दशरथ तथा अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। तो उन्हीं अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि दशरथ ने आजीविकों को गुफाएं दान में दी थी। ये नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं ये गया जिले में स्थित हैं, बिहार के। फिर देखें, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? देखिए, अशोक से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अशोक स्तंभ, हालांकि अशोक ने अपने स्तंभ तो विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाए थे, किंतु मध्यकाल में आते आते दिल्ली के एक सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को एक स्थान से उठा करके दिल्ली लेकर के आया था। यह कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने। उत्तर ये सही होगा इसका। आगे देखिए, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जबकि सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास था राजा राम मोहन रॉय का। और उन्हीं के प्रयासों से आगे चल करके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे प्रतिबंधित करते हुए इसे अधिनियमित कर दिया था। फिर देखें, वैदिक काल में किस पशु को अगन्या माना गया है? तो वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत ज्यादा था और यही कारण है कि उसे अगन्या माना गया है वैदिक काल में। सी विकल्प सही होगा। फिर देखें, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। आपको पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का तत्कालीन व्यवस्था में उल्लेख मिलता है, दीवानी और फौजदारी। जहां दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय, वहीं फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार हम देखेंगे
छठवें का बी विकल्प सही होगा, धर्मस्थीय। और आपको पिछले वीडियो में यह भी बता दिया गया था कि कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं और धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो कंटक शोधन का जो न्यायाधीश है वो प्रदेष्टा कहलाता था, जबकि धर्मस्थीय का और व्यवहारिक कहलाता था। अगला देखिए, मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। फिर देखें, 8वां प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो महावीर ने पंचव्रत बनाए थे। तो 4 पहले से ही चले आ रहे थे और उसमें उन्होंने 5वां अपनी ओर से ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो डी विकल्प सही होगा, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। फिर देखें, 9वां प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो प्रीहिस्ट्री वाले आप मेरे वीडियोस उठाइए, उसमें आपको स्पष्ट बताया गया है कि प्राचीनतम मानव प्रजाति कौन सी है। होमो इरेक्टस अभी तक की ज्ञात प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है और होमो इरेक्टस के अंतर्गत ही जावा और पेकिंग मानव आते हैं, जबकि उसके पश्चात निएंडरथल हैं। निएंडरथल के पश्चात क्रो-मैग्नान है और क्रो-मैग्नान के बाद होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव आते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो यह मानव और वानर के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी ये प्राइमेट्स था, नर वानर जिसको आप कह सकते हैं। इस पर एक काफी विस्तार से वीडियो बनाया गया है, आप कुछ ही दिन में आप सभी के सामने आएगा भी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप उन वीडियोस को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर 10वां प्रश्न देखें, 1857 में सर्वप्रथम स्वतंत्रता का संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो क्रांति से पूछा हुआ है। जो 1857 की क्रांति हुई थी वह हालांकि बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने प्रारंभ की थी, लेकिन अगर सैनिकों द्वारा इस तरह का जो विद्रोह था उसको कुछ समय तक दबाया गया था। फिर कालांतर में जाकर के मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग जली और वहां से फिर सैनिक दिल्ली पहुंचे थे। तो इस प्रकार इसका सी विकल्प सही होगा, मेरठ। फिर देखें, अगला है कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो डलहौजी ने अवध का विलय कराया था अंग्रेजी साम्राज्य में। तो डलहौजी की नीति काफी अलोकप्रिय थी और विवादित भी थी और यही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई भी थी। तो उसकी व्यक्तिगत नीति तो काफी फेमस थी, जिसके द्वारा झांसी वगैरह को हड़पा गया था, लेकिन अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इस प्रकार इसका डी उत्तर सही होगा, अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछा है कि इस सभ्यता में लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा करते थे। वहां बहुसंख्यक लिंग और योनियां भी मिली हुई हैं, तो लिंग को भी शिव से संबंधित माना जाता है और पशुपति तो शिव हैं ही। इस प्रकार अगला देखें कि किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मोहम्मद गोरी से रिलेटेड पूछा हुआ था। दिल्ली वाला सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलवाए थे, लक्ष्मी के अंकन सहित, जो गढ़ वालों के सिक्कों के अनुकरण पर था। हालांकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के। तो संस्कृत मुद्रा लेख मिलता है महमूद गजनवी के सिक्कों पर, यह याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हम लोग महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमण को पढ़ते हैं तो केवल उनके राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ ये भी उसके साथ पैरेलल चलता है। तो कभी कभी हम इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और यही परीक्षाओं में प्रश्न आ भी जाते हैं। तो संस्कृत मुद्रा लेख जारी करने का काम जो है चांदी के सिक्कों पर किया था महमूद गजनवी ने। ये भी उन लोगों की एक रणनीति थी कि भारत के लोगों को कैसे जो है कब्जे में रखा जाए। तो एक ये था कि इस प्रकार के सिक्के चलवा दिए जाए कि उन्हें न लगे कि हमने उन्हें गुलाम बना रखा है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ने इस तरह के कार्य करने भारत में प्रारंभ किए थे आधुनिक काल में, और चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी हम पशुपत की बात कर रहे थे।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था मथुरा। हालांकि कृष्ण की नगरी है तो वहां वैष्णव धर्म वैसे ही चरम पर है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त काल में मथुरा पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। फिर देखिए प्रीहिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं किस काल में। तो आप सभी जानते हैं कि हैंड एक्स और क्लीवर किस काल के उपकरण हैं। तो ये लोअर पैलियोलिथिक एज कह लीजिए, चाहे निम्न पुरापाषाण कह लीजिए, उस काल में इस तरह के कोर के उपकरण मिलते हैं जो हैंड एक्स और क्लीवर हैं। आप मेरे प्रीहिस्ट्री के वीडियोस देखिए, उसमें आपको काफी स्पष्ट रूप से बताया भी गया है। फिर हम बात करें अगले 17वें प्रश्न की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, कुल 3 युद्ध हुए हैं ना। तो पानीपत का पहला युद्ध पूछा है किसके किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, और इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इस प्रकार एक प्रश्न यहाँ यह भी बनता है कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा था। तो इब्राहिम लोदी था। आगे बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। 18वां प्रश्न है। देखिए अभी तक हमने 3 प्रश्न पत्र हल किए, तीसरा ये हल कर रहे हैं, और तीनों प्रश्न पत्रों में इस प्रकार से सवाल बने ही हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। निष्क मतलब हार, गले में हार के रूप में निष्क पहना जाता था, और विनिमय के रूप में भी यह प्रचलन में था। और यही कारण है कि कभी कभार वैदिक काल में सिक्कों के रूप में निष्क की पहचान की भी जाती है। फिर देखें 19वां प्रश्न, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। काफी महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न बनता है, और बार बार परीक्षाओं में इधर उधर से आता भी है। फिर देखिए 20वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था तराइन में। 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि गोरी हार गया था। और कालांतर में का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी को जीत हासिल हुई। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, याद रखिएगा। कब युद्ध हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप सभी उत्तर देंगे, और आप में से कुछ लोग उत्तर देते भी हैं, जिसमें हमारे भूपेंद्र जी हैं, सवालों के जवाब देते ही हैं। एक हमारे तिवारी जी भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, तो उनकी तरफ से भी उत्तर मिलता है। आप दोनों लोगों को धन्यवाद। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था इस प्रकार का कर। यह कर किस नाम से जाना जाता है? यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर देखिए भारत का अंतिम वायसराय, पिछले वीडियो में इसको भी क्लियर कराया गया था, आपको बताया था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। हालांकि यहाँ पर भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय पूछता तो सी राजगोपालाचारी तब उत्तर हो जाता, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के चले जाने के पश्चात सी राजगोपालाचारी को ही गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वो भारत के प्रथम भी हैं और अंतिम भी हैं, जबकि इसका उत्तर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर देखिए 23वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और आपको मालूम ही है कि जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे, जिन्होंने इस प्रकार की अनुमति, हालांकि विलियम हॉकिंस को तो नहीं मिली थी, सर टॉमस रो को मिली, और बाद में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित भी की। अगला प्रश्न देखें कि अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। तो अष्टप्रधान विशेषता है मराठा शासन की। शिवाजी के काल में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद काफी फेमस थी। अगला प्रश्न देखें, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पशुपति वाला सवाल हल किया है उसी से बस जोड़ करके रखा गया है। उसी प्रश्न से इस प्रश्न को भी आप आराम से हल कर सकते हैं। शैव धर्म का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। वहीं पर पाशुपत की पूजा सर्वप्रथम हमें दिखलाई पड़ती है। फिर देखिए 26वां प्रश्न है कि कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है।
तो कई प्रकार के संस्कार दिए हुए हैं, जिसमें उपनयन संस्कार है, समापवर्तन है, सीमंतोन्नयन है। हालांकि ब्रह्मचर्य ये आपका संस्कार नहीं है बल्कि आश्रम है, 4 आश्रमों में पहला आश्रम है और इसी आश्रम में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये तो शिक्षा से संबंधित है। उपनयन विद्या का आरंभ होता है और समापवर्तन शिक्षा का समापन होता है, जबकि सीमंतोन्नयन तो गर्भावस्था के दौरान अपनाया जाने वाला संस्कार था। तो इस प्रकार सीमंतोन्नयन शिक्षा से संबंधित नहीं है। डी विकल्प सही होगा 26वें प्रश्न का। अगला देखें 27वां प्रश्न है बाबर से जुड़ा हुआ कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की घोषणा की थी युद्ध में। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, और बाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह बढ़ाने के लिए इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया था, ताकि यह धर्म युद्ध है और इसके लिए हम जी जान से लड़ें। अगला देखें, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो जौनपुर में फतवा जारी किया गया था अकबर के ही काल में, और अकबर के लिए ही जारी किया गया था। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया था वहां के मौलवी ने। उस मौलवी का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपके भी ज्ञान का कुछ परीक्षण हो। नेक्स्ट देखिए, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, और चोल राजवंश तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर पीजीटी लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिलेबस डिस्कस करते समय बताया भी था, मौर्य काल, गुप्त काल और चोल काल। प्रश्न देखिए कितने आपके बनते चले आ रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप टॉपिक से ध्यान बनाइए और सवाल हल करिए। देखिए, चोल राज्य से पूछा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसका प्रशासन इंपॉर्टेंट है। तो प्रशासन के अंतर्गत पूछा गया कि विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था। तो आप सभी जानते होंगे कोट्टम, उसके बाद नाडू आता है, नाडू के बाद कुर्रम आता है। कुर्रम गांव की संस्था थी, जबकि शहरों में उस प्रकार का गठन तनियूर कहलाता था। तो नाडू ही एकल इकाई के रूप में सबसे छोटी इकाई माना जाता है नाडू को, और नाडू का समूह जो है कोट्टम कहलाता था। तो इस प्रकार इसका ए उत्तर सही होगा, नाडू जो चोल राज्य में एकल इकाई था। फिर देखें, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यह भी देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न बनते ही बनते हैं। वैदिक काल में आप जाएं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुतायत में मिलेंगे। ये नचिकेता और यम का जो संवाद है कठोपनिषद में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड भी है, कॉमन प्रश्न है। सी विकल्प सही होगा, कठोपनिषद, ये नचिकेता और यम। फिर देखें, गुप्त काल का प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो देखिए, अभी 2016 में शायद हमने हल किया था, तो वहां पूछा हुआ था कि किस गुप्त शासक ने रजत सिक्के या चांदी के सिक्के जारी किए थे, जबकि यहाँ पर सिर्फ सिक्के पूछ रहा है। और गुप्त काल में हालांकि संस्थापक आप देखें तो श्रीगुप्त है, उसके बाद घटोत्कच है, उसके बाद तीसरा शासक जाकर के चंद्रगुप्त प्रथम है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम से पहले ये जो 2 शासक हैं, इन्होंने कोई सिक्के वगैरह या इनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं थी। महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर करके चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी, और न केवल महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, बल्कि उसने सर्वप्रथम सिक्के भी चलवाए थे, कुमारदेवी प्रकार के सिक्के, इससे जोड़ करके देखा जाता है। तो ए विकल्प सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसी ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था 319 ईस्वी का। फिर देखें, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। अब देखिए, राजपूत काल में आएंगे तो आपने ये त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा होगा कन्नौज को लेकर के, जहां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों लड़ रहे थे। तो कन्नौज एक तरीके से सेंटर था, और इसी को लेकर के काफी लड़ाई लड़ी गई, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज ही थी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरा स्थल हैं और किस राज्य में स्थित हैं, वो सुमेलित करना है। तो आलमगीरपुर आप जानते ही हैं, मेरठ के करीब में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। फिर लोथल आपका गुजरात में है। गोदीबाड़ा काफी फेमस था बंदरगाह, प्राचीनतम बंदरगाह विश्व का। कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा का विकल्प सी इसमें सही होगा, क्योंकि कालीबंगा सुमेलित नहीं है। यहां पर अगर राजस्थान होता तो सुमेलित हो जाता। हरियाणा में क्या है, कौन सा पूरा स्थल है, अभी उत्खनित हुआ है,
हाल ही में 2012 में? कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। डी देखिए रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। अगला देखें 34वां प्रश्न है, कृषकों को किस सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इस प्रकार की व्यवस्था आप अगर भू व्यवस्था देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत सेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो या फिरोज शाह तुगलक हो, उनके काल में इस प्रकार का कार्य आप नहीं देख सकते। इस प्रकार का कार्य सर्वप्रथम हमें दिखता है शेरशाह सूरी के काल में। इसका डी विकल्प सही होगा, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था। और न केवल पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था, बल्कि इसने जो है नए सिरे से देखिए तो आपको बहुत सारे उसने ऐसे कार्य कराए थे लोकहित के, जो अन्य किसी शासक के कार्यकाल में आप नहीं देख सकते। तो उसी में एक कार्य यह भी आता है कि किसानों को पट्टा और उनकी कबूलियत दे देना। काफी महत्वपूर्ण यह भी मुगल काल में शासक था और हुमायूं को निर्वासित करने वाला भी था। देखिए अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उद्वाचन किसने किया था या पढ़ा किसने था? अशोक के अभिलेख बहुसंख्यक मिले हुए हैं और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, और ब्राह्मी का सर्वप्रथम उद्वाचन किया था जेम्स प्रिंसेप महोदय ने। जेम्स प्रिंसेप ही वह व्यक्ति थे जिसने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। 3 शब्द थे, दा ना म, और इस दानम से ही उन्होंने पूरे के पूरे अभिलेख पढ़ डाले ब्राह्मी लिपि के। काफी माइलस्टोन इनका काम है जेम्स प्रिंसेप का, और न केवल अभिलेखों के क्षेत्र में बल्कि मुद्राओं के क्षेत्र में भी इन्होंने काम बहुत अच्छा किया हुआ है। डी विकल्प सही होगा। फिर देखें आगे अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। कहां से पाए गए हैं? अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान के कालीबंगा नामक पूरा स्थल की, तो कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, जानते ही होंगे आप सभी। फिर देखें सी विकल्प सही है 36वें का। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? देखिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, और कठिन इस दृष्टि से बन जाता है क्योंकि शिवाजी और मुगलों के बीच में हम जब कभी पढ़ते हैं तो एक सामान्य सी धारणा हमारे मन में आ जाती है कि पुरंदर का जो संधि हुआ था, तो हालांकि उस संधि में तो शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कभी कभी ध्यान ये भी चला जाता है कि पुरंदर की संधि हुई थी तो हो सकता है शिवाजी ने मुगलों को हराया हो। ऐसा नहीं है, शिवाजी ने मुगलों को सालेहार के युद्ध में हराया था। और यह प्रश्न न केवल पीजीटी और के स्तर पर पूछा गया बल्कि यूपी पीसीएस 2005 में भी इसी प्रश्न को दोहराया गया था। तो ये कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस वाले ही पेपर से 2013 में प्रश्न दे दिया गया हो। सी विकल्प सही होगा, सालेहार। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह प्रश्न 2016 में भी एक बार रिपीट किया गया था। तो कौन सा वेद है जिसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? जानते हैं ना? आगे देखते हैं अगला 39वां, आंदोलनों का सही क्रम बताइए। तो गांधी जी के आंदोलन है 3, तो पहला असहयोग है, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा भारत छोड़ो। तो सबसे अंत में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, सबसे लास्ट में आएगा। तो किस विकल्प में चौथा सबसे लास्ट में है? एक सामान्य सा ही गेस करके आप आंसर पा सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ, यानी चौथा जो है वो क्रम सबसे लास्ट में होगा। और इस प्रकार से सबसे आसान विकल्प आप देखें तो सी है, जिसमें चौथा है सबसे लास्ट में। तो ऐसे देखें तो क्रम बना लेंगे आप, तीसरा यानी असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देन भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के 3 आंदोलन हुए थे करीब 10-10 साल और 12 साल के अंतराल पर, 1920, 1930, 1942। और खिलाफत कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर देखिए, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो मुगल काल में आप इंसाफ की जंजीर किससे जोड़ करके देखते हैं? जंजीर मतलब जहांगीर। तो विकल्प बी सही होगा, जहांगीर ने ही ऐसा करवाया था, न्याय की जंजीर लगा रखी थी कि जिसे भी न्याय चाहिए वो जंजीर से घंटियां बजा सकता था, और यह सूचना बादशाह के पास चली जाती थी। फिर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1916। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सी विकल्प सही है, लखनऊ समझौता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, हालांकि बहुत समय तक नहीं चल पाया था। फिर देखें,
निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो बुद्ध से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जिसमें वैशाली है, कपिलवस्तु है, कौशाम्बी है, लेकिन उज्जैनी नहीं है। उज्जैनी में बुद्ध ने कोई यात्रा नहीं की थी। ठीक है, डी विकल्प सही है। 43वां देखें, वह मुगल बेगम जिसके नाम फरमान और सिक्कों पर उल्लेखित मिलता है, जिसके नाम फरमानों पर और सिक्कों पर उल्लेखित मिलते हैं। तो पूरे मुगल शासनकाल में एक ही शासिका है, जहांगीर के काल में नूरजहां, जिसने अपने नाम से फरमान जारी किए और सिक्के तक इशू करा दिए। डी विकल्प सही है, नूरजहां। और नूरजहां के पास जहांगीर ने सारा का सारा पावर दे दिया था शासन का, तो उसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने ही शासन चलाया था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो हुआ यह था कि कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। वहीं माउंटबेटन ने भारत की आजादी देते समय अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इसी का विरोध मुस्लिम लीग ने किया, और इसी के विरोध स्वरूप सीधी कार्रवाई दिवस मनाना जिन्ना ने निश्चित किया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। डी विकल्प सही है। फिर उसी से देखिए जुड़ा हुआ ही प्रश्न रख दिया है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यदि आपने पहला एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो उसी में नाम आया है लॉर्ड माउंटबेटन, तो इस प्रकार सी विकल्प सही होगा, माउंटबेटन योजना। और इसी योजना के आधार पर हमें आजादी भी मिली थी। फिर देखिए, दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर यह प्रश्न क्रिएट करता है, और क्रिएट इस दृष्टि से करता है कि इसी से मिलती जुलती एक और नीति है जिसको बोला जाता है रक्त और तलवार की नीति। यहाँ रक्त और तलवार नहीं है, बल्कि रक्त और लौह की नीति पूछी गई है। तो हल्का सा बस फर्क है, रक्त और लौह, रक्त और तलवार। तो जहां पर रक्त और लौह पूछा, विकल्प होगा आपका बलवन, जबकि रक्त और तलवार पूछेगा तो विकल्प क्या होगा? क्या होगा? आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जान लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी उसने, जबकि रक्त और लौह की नीति बलवन ने अपनाई। यानी बी विकल्प सही होगा 46वें का। अगला है, लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन संगोष्ठी या संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में ही हुई थी, उसी की राजधानी में हुई थी। सी विकल्प सही होगा, पाटलिपुत्र। अगला देखें, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो ये कुछ क्रियाकलाप हैं धार्मिक, तो इसमें प्रकृति पूजा होती ही थी, मंत्रोच्चार होता ही था, पूरे के पूरे मंत्र आपके वेदों में तो मिल ही जाएंगे। मूर्ति पूजा का यह कॉन्सेप्ट वैदिक काल में नहीं देखा जा सकता। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आकर के, आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति पूजा है, लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं नजर आता। लेकिन आगे चल करके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब ऐतिहासिक काल में आ पाते हैं तो फिर तो मूर्ति पूजा तो शुरू ही हो गई। और फिर बुद्ध की प्रतिमाएं जब मथुरा और गांधार कला शैली से बनना शुरू हो गया, फिर आप मूर्तियों का देख सकते हैं प्रचलन अच्छे से। तो इसमें मूर्ति पूजा विकल्प वैदिक धर्म में शामिल नहीं था। यज्ञ वगैरह तो होते ही थे, और यज्ञ ही तो थे, यज्ञ और मंत्रोच्चार ही तो था जो आगे चल करके इन्हीं के विरोध में फिर धार्मिक क्रांति भी शुरू हो गई। यज्ञ में बलि वगैरह दी जाने लगी थी, जिसको लेकर के बौद्ध और जैन धर्म आगे आए और इनका विरोध करके इस तरह के धर्म सामने हम देख सकते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे धार्मिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। तो सी विकल्प याद रखेंगे, मूर्ति पूजा। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? देखिए, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने या करवाया किसने और किसके शासन काल में हुआ? तो काशी के पंडितों की सहायता से तो दारा शिकोह ने करवाया था, लेकिन किसके काल में हुआ? तो शाहजहां के काल में ऐसा हुआ था। और ये भी आप जानते होंगे कि अनुवादों का विभाग अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। विभिन्न साहित्य को लेकर के उसका अनुवाद कराने का कार्य जो है अकबर ने व्यापक रूप से प्रारंभ कराया था, और उसी के क्रम में दारा शिकोह ने काशी के पंडितों से सहयोग लेकर के उपनिषदों को फारसी में अनुवादित किया था।
फिर देखिए संविधान सभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया गया था, किसके आधार पर किया गया था, सॉरी, भारतीय संविधान का गठन आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के ही आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, यह प्रश्न भी 2013 वाले ही प्रश्न पत्र में हमने हल किया था, काफी महत्वपूर्ण है। और 2016 में भी इवन ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था, तो वहां पर आपको समय पूछा था कि कब आया था, और यहाँ आपको पूछ रहा है कि किसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान, डी विकल्प सही है 50वें का। नेक्स्ट देखिए, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था। तो चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किसके नाम पर उत्पन्न हुआ, तो ये आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थोड़ा खोजिए, खोजने का काम आपके लिए छोड़ देते हैं। आगे देखिए, संत समर्थ दास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है। तो वैसे तो समर्थ रामदास शिवाजी के काल में थे, और शिवाजी का समकालीन मुगल शासक था औरंगजेब। तो आपका डी विकल्प सही होगा, औरंगजेब 52वें का, समर्थ रामदास। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, जानते हैं, दसबोध। दसबोध के नाम से इन्होंने अपने उपदेश लिखे हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। तो संरक्षण देने का काम किसने किया था, जहांगीर के पुत्र खुसरो को सहायता किसने प्रदान की थी, या यूं कह लें कि जहांगीर का समकालीन सिखों का गुरु कौन था, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी और आगे चल करके अर्जुन देव को मरवा दिया था जहांगीर ने। तो 2-3 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 5वें गुरु थे। फिर देखिए, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई उसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिष्य, और ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में ही हुई थी। और ये भी देखिए, अभी जैन बौद्ध संगीति पूछा हुआ था, और अशोक के काल में कौन हुआ था, ये जैन संगीति पूछा हुआ था अभी पीछे, और यहाँ पर पूछा हुआ है बौद्ध संगीति। ये तीसरा बौद्ध संगीति है, मोगलीपुत्र तिष्य अध्यक्षता किए थे, डी विकल्प सही है। फिर देखिए 55वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, सुमेलित कर पाएंगे। एक तरफ स्मारक दिया है, दूसरी तरफ निर्माता दिया है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा सही है, बुलंद दरवाजा अकबर सही है। गुजरात विजय में ये प्रश्न पूछा भी है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में स्मारक बना था बुलंद दरवाजा। शाहजहां मोती मस्जिद, यह भी 2016 में पूछा गया था। और इतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के शासनकाल में। तो ये क्रम तो मिला ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए, तो विकल्प आपके जिस विकल्प में ऐसा होगा वो सही होगा। देखिए पहला ही विकल्प है 1 2 3 4, पहला विकल्प सही हो गया इस हिसाब से। फिर देखिए 56वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ था। अब देखिए, अभी हम पीजीटी लेवल पर देखें तो 1950 तक का इतिहास पूछा जाता है, और यहाँ भी 1950 के ही आसपास का इतिहास पूछा गया। संविधान का गठन कर दिया गया, संविधान लागू भी कर दिया गया। संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1 साल के अंतराल पर ही संशोधन भी हो गया। यानी ऐसा संविधान बना कि साल भर में ही उसमें संशोधन हमें करना पड़ गया। 1951 में हुआ था पहला संशोधन। क्या था पहला संशोधन, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, किससे जुड़ा हुआ है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहां ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद। जी सही विकल्प क्या है, ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था, लेकिन बहुत समय तक कारगर नहीं रहा, तो फिर पुनः दिल्ली लेकर के चला आया था। फिर देखिए किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो। तो अशोक का इस तरह का कथन हमको मिलता है अशोक के 12वें शिलालेख में, और इसी शिलालेख को धर्मनिरपेक्ष अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें सभी संप्रदायों को मिलाने जुलाने की बात कही गई है, तो डी विकल्प सही है। अगला देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। यह प्रश्न भी 2016 में पूछ दिया गया था। देखिए आप एक तरीके से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इधर उधर से आ रहे हैं घूम फिर करके। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, और सॉल्व कराने के पीछे मकसद बस आपको इतना कि आप हवा बना करके तैयारी ना करें। तैयारी करनी है तो एकदम सामान्य ग्राउंड लेवल पर करिए, और ऐसे ऐसे प्रश्न तो आप हवा में खेल जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो। मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी,
अलाउद्दीन खिलजी ने आपको ये बताया भी था पिछले वीडियो में कि अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना का गठन किया था और उसी सेना के खर्चों को नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार की वितरण प्रणाली आरंभ भी की थी, ताकि सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली के थ्रू सैनिकों का भी भरण पोषण हो। बड़े लार्ज स्केल पर अगर हम सेना रखेंगे तो उसके खर्चे भी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए अन्य कार्य भी उसने किए थे। उसी कार्य में एक कार्य यह भी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? देखिए ये 60वां प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि नालंदा काफी महत्वपूर्ण है, बौद्ध केंद्र था। विक्रमशिला भी था, तक्षशिला नहीं था, तक्षशिला हिंदू शिक्षा का केंद्र था। और बल्लभी गुजरात का, यह भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो कुल मिला जुला करके तीनों विकल्प में बौद्ध शिक्षा है, जबकि तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। और तक्षशिला काफी प्राचीन विश्वविद्यालय माना भी जाता है। कौटिल्य वहीं का गुरु था, चंद्रगुप्त को ले गया था वहीं पढ़ाने लिखाने। तो मौर्य काल से पहले भी तक्षशिला मौजूद था, जबकि ये नालंदा विश्वविद्यालय सुक्रोपम ने स्थापित कराया था। वेन्सांग ने काफी विस्तार से लिखा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों के काल में जाकर के काफी चरम पर पहुंचा था। इसी प्रकार बल्लभी है जो आपके गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे जो है मैत्रक जो शासक थे उन्होंने इस प्रकार इसको प्रोत्साहन दिया हुआ था। देखिए अगला प्रश्न भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया? तो देखिए उसी से एकदम जुड़ा हुआ प्रश्न जोड़ के रख दिया। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ था। किसने स्थापित कराया था? कुमारगुप्त ने। और इसको जलाकर नष्ट करने का काम किया था आगे चल करके मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। डी विकल्प सही है, बख्तियार खिलजी। 61वें का। और 62वां प्रश्न भी देख लीजिए, ये प्री हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये प्रश्न आया भी है। अभी हमने 2016 में भी इस प्रश्न को देखा था। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मंदिरों के लिए नहीं, मूर्तियों के लिए नहीं, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए भी नहीं, ये फेमस है शैल चित्रों के लिए। और यहाँ के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने की थी। और भीमबेटका के इन शैल चित्रों को विश्व धरोहर की श्रेणी में भी रखा गया है। ये आपको हमने बताया है, बार बार आपको ये चीज बोले। तो जब आप प्री हिस्ट्री में जब कला वगैरह पढ़ेंगे तो कला में भीमबेटका का नाम सर्वोपरि है। आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें आपको एकदम स्पष्ट बता दिया गया भीमबेटका के बारे में। तो बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं, बस आपको करना है प्लेलिस्ट में जाना है, प्री हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं, अपने ज्ञान को और ज्यादा इंप्रूव करना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। 62वें प्रश्न पे आपको आज रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 63वें प्रश्न से लेकर के 125वें प्रश्न तक। अभी तक जितने भी 5 हमने वीडियो बना डाले हैं इस पर, तो आपको निस्संदेह लाभ मिल रहा होगा और आप पेपर का कलेक्शन भी रखे रहिए। दिसंबर मंथ से जो है हम अपनी रणनीति का दूसरा चरण ले आएंगे, जहां पर सॉल्व कराने के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कम से कम 12-15 दिन और वेट कर लीजिए, तब तक आपके फॉर्म भी फिलअप हो जाएंगे और आप सभी निश्चिंत हो जाएंगे। फॉर्म भरने का एक टेंशन होता है, साइट नहीं चल रही है, साइट बंद हो गई, कभी डेटा गलत हो गया, तो इस तरह के टेंशन लेकर के आप तैयारी भी नहीं कर सकते। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करके निश्चिंत हो जाइए। समय भी आपको एग्जाम का डेट लगभग बताया जा रहा है कि अप्रैल के आसपास में हो रहा है, तो कम से कम हम 4 महीने का समय लेंगे, दिसंबर से मार्च का। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी 10-15 दिन आप ऐसे सॉल्व पेपर देखते रहिए, जो हफ्ते में मात्र 2 ही दिन आ रहा है। बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाना बहुत जरूरी है। सर्वर का प्रॉब्लम यूपी में हमेशा आप देख सकते हैं, किसी भी आप एग्जाम भर्ती परीक्षा में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, डेटा गलत मत करिए, संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो फॉर्म भरने की सलाह देते हुए आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। मिलते हैं 2013 के ही दूसरे पार्ट में, तब तक नमस्कार।